हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो अभी तक दिए गए उनके बारे में बताया था। उनमें हमने पढ़ा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल, देन 2 किंगडम गिवन बाय लीनियस, फिर आया 5 किंगडम बाय विटेकर एंड लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया कार्ल वूज ने। बट हमें अभी 5 किंगडम ही पढ़ना है विच इज़ द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने पूरे हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। पहला किंगडम है बैक्टीरिया का किंगडम, दैट इज मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं और प्रोकैरियोट होते हैं। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे ये प्रोकैरियोट्स का किंगडम है और प्रोकैरियोट्स में कभी भी कंफ्यूज मत होना, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स ही आती हैं, बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, बाकी और ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो सिंगल सेल्ड हों, जैसे कि अमीबा है, बट वो प्रोकैरियोट नहीं है, वो यूकैरियोट है। तो ऐसे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को कहाँ रखा उन्होंने? प्रोटिस्टा किंगडम में। मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोटिस्टा प्रो मतलब प्रोकैरियोट समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोटिस्टा किंगडम क्लियरली यूकैरियोट्स का किंगडम है। आपने एनसीईआरटी में लिख दिया था बड़ा बड़ा, प्रोटिस्टा इज इक्वल टू यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, हमेशा दिखना चाहिए ये पॉइंट आप लोगों को। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, प्रोटोजोअन्स ये सब आते हैं, बट ये सब प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट हैं। ठीक है, और बाकी जो तीनों किंगडम्स हैं वो तो यूकैरियोट्स के हैं ही। तो अब हमें सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ना है। देखते हैं भाई किंगडम मोनेरा के बारे में क्या क्या पॉइंट्स एनसीईआरटी ने दिए हैं। अच्छा, नीट में क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स इन मोनेरा किंगडम, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन मोनेरा किंगडम। तो अब उसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा या तो बैक्टीरिया दे देंगे आपको, या फिर ऑप्शंस में कैसे नाम होंगे, जैसे एक वर्ड होगा माइकोप्लाज्मा, एक होगा ब्लू ग्रीन एल्गी BGA। तो आपको लगेगा कि यार ये बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था और अभी भी ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है बैक्टीरिया का मतलब हर वर्ड के एंड में बैक्टीरिया वर्ड आए। माइकोप्लाज्मा भी एक तरह के बैक्टीरिया हैं। BGA जिनके बारे में कल बताया था कि उनका नया नाम है साइनोबैक्टीरिया, वो भी एक तरह के बैक्टीरिया हैं। तो ये जो किंगडम मोनेरा है इसमें बैक्टीरिया आते हैं, बट बैक्टीरिया बहुत नामों से जाने जाते हैं दुनिया में। तो आपके जो ऑप्शंस हैं आपको पहचानना आना चाहिए कि यार ये जो ऑप्शन है ये कोई बैक्टीरिया है या नहीं है। लैक्टोबैसिलस लिखा हुआ आ जाएगा, इश्चेरिशिया कोलाई लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो वही हमें आज सीखना है कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया में भी कौन कौन आते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं बैक्टीरिया। देखो वेरी फर्स्ट लाइन में लिखा है बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, इस पूरे किंगडम पर बैक्टीरिया का राज है, इसकी राजा, प्रजा, सैनिक, दुश्मन सब बैक्टीरिया हैं। ठीक है, दुश्मन तो मत कहो, दुश्मन तो और भी हैं, बट इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया की बात हो रही है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बन गया। अब मान लो आपसे पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी पढ़ने की ये खासियत है, ये ब्यूटी है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया इस स्टेटमेंट पर तो जब ऑप्शंस आएंगे कि भाई मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताओ और ऑप्शन में मान लो वायरस भी हुआ तो हमें लगेगा हाँ भाई वायरस भी हो सकता है, वायरस का नंबर बैक्टीरिया से भी ज़्यादा हो, बट नहीं। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं कौन है, चलो बताओ कौन कौन से किंगडम्स को तुम माइक्रोस्कोपिक कहोगे। मोनेरा को कहोगे और प्रोटिस्टा को भी तो कहोगे। अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम को तुम नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि वो सब सिंगल सेल्ड हैं, तो वो भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए। फंजाई में एक आता है यीस्ट, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ। और जो एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल नहीं है, जैसे वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए। तो ऑप्शंस में ये सब आ जाएंगे। तो मोस्ट एबंडेंट में तुम्हें याद रखना है बैक्टीरिया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यस वी नो, हर जगह मिलेंगे। Hundreds of bacteria are present even in a handful of soil. They also live in extreme habitats. Very very important. बैक्टीरिया एक ऐसा किंगडम है जो नॉर्मल हैबिटेट्स में तो रहता ही है हम सब की तरह, बट एक्सट्रीम कंडीशंस में जहाँ हमें सोचने पर लगेगा ना यार यहाँ तो लाइफ हो ही नहीं सकती, वहाँ भी जब रिसर्चेस की गई तो वहाँ भी बैक्टीरिया मिले। जैसे कि मान लो कोई पानी की झील है जिसमें 100 डिग्री पर उबलता पानी है, उस पानी में कोई सोच सकता है कि लाइफ होगी, बट वहाँ पर भी उस पानी में बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। या बहुत एकदम परमाफ्रॉस्ट रीजन्स हैं, बर्फ जमी हुई है, बहुत एकदम मतलब बर्फीले इलाके हैं,
वहाँ पर भी बैक्टीरिया मिलेंगे। इवन अगर हम समुद्र में बहुत 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 गहराई में चले जाएं नीचे, ठीक है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट का मतलब होता है समुद्र में बहुत नीचे जाने पर जहाँ पर कहीं तो रॉक मिलेगी ना, तो वहाँ पे रॉक में कुछ दरारें होती हैं, उन दरारों से एकदम गर्म पानी के फव्वारे टाइप निकलते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। उस पानी में भी बैक्टीरियल सेल्स रह सकती हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया के लिए लिखा है दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट में क्या क्या आता है? हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने, डेजर्ट्स, चलो डेजर्ट्स में तो और भी प्लांट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। उन वेरी फ्यू में से आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। यू नो बैक्टीरिया पैरासाइट्स भी तो हैं, पैथोजेंस भी तो हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का सपोर्ट लेकर उनके अंदर भी रहते हैं एज पैरासाइट्स। क्लियर? ये हो गई जनरल सी बात। एक तरह से ये बैक्टीरिया का हैबिटेट हो गया कि भाई बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शेप की, कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो सारी एक जैसी हैं या अलग अलग शेप में होती हैं भाई? क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है ना। जब मैंने आपको प्रोकैरियोट्स पढ़ाया था सेल में, तो बताया था कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है। चलो बताओ, देखें किसको याद है, सोचो ज़रा। आप बता तो नहीं सकते बट सोच तो सकते हो कि बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है। लिख भी लेना अपनी एनसीईआरटी में, इस चैप्टर में नहीं दिया है। बैक्टीरियल सेल वॉल दिया है ना, कल ही तो पढ़ा था, भूल गए, इस टेबल में भी तो था। बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड्स की, और इनका नाम क्या बताया था मैंने तुमको? बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स, यानी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड्स की, और इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम बताया था मैंने आपको म्यूरिन्स, है ना, म्यूरिन्स या पेप्टाइडोग्लाइकन्स। इनको पेप्टाइडोग्लाइकन्स भी कहते हैं। तो बच्चों देखा जाए तो जिन जिन के पास सेल वॉल है सब कार्बोहाइड्रेट की ही बनी है ना। अगर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है तो प्यूरिन्स की बनी है विच इज़ अ पॉलीसैकेराइड। फंजाई के पास सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है विच इज़ ऑल्सो अ पॉलीसैकेराइड। और जो प्लांट्स में सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, वो भी एक पॉलीसैकेराइड है। तो एक जनरल सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में जो सेल वॉल है उसका केमिकल नेचर क्या होता है। ऑप्शंस आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। और तुम क्या टिक कर दोगे? तुम टिक कर दोगे फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। क्यों? क्योंकि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि क्वेश्चन में लिखा था सेल वॉल और तुम्हारे दिमाग में सेल मेम्ब्रेन चल रही है। फ्लूइड मॉज़ेक मॉडल पढ़ा था ना हमने कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है और तुम्हें -5 मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है, गलतियाँ नहीं करनी है, और वो तभी सीख पाओगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सेल वॉल पूछी है तो कार्बोहाइड्रेट, सेल मेम्ब्रेन पूछी है तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए। तो क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है तो डेफिनेट शेप होगी सेल्स की। तो बैक्टीरिया 4 तरह की शेप में मिलते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप। कौन कौन से? कोकाए या कोकस, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। अगर गोल है तो, अगर स्फेरिकल है तो कोकाए, अगर रॉड शेप है तो बैसिलस, बैसिलस या बैसिलाए, अगर कॉमा शेप्ड हैं तो कॉमा शेप के लिए एकदम अलग वर्ड यूज करते हैं, विब्रियम या विब्रियो। ठीक है, और अगर स्पाइरल हैं तो उन्हें कहते हैं स्पाइरिलम या स्पाइरिला। इसके लिए एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है, देखो। चारों के एक एक एग्जाम्पल याद कर लो। कोकाए में स्ट्रेप्टोकोकस, जनरली जो कोकाए होते हैं ना उनके नाम के एंड में कोकस आता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस याद है आपको? कहाँ पढ़ते हो? जो बच्चे ऑलरेडी 12th पढ़ चुके हैं उनको याद होगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है ना, ये क्या करता है, किसका पैथोजन है? नाम से ही पता चल रहा है, निमोनिया का पैथोजन है। और ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट भी तो किए थे जेनेटिक्स के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर, वही है ये। कोकस वर्ड आ रहा है तो ये स्फेरिकल हो गया। बेसिलाई के तो तुम ये सब जानते हो, जो कर्ड मेकिंग में यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, ये बैसिलस है, रॉड शेप है, दिख रहा है। अब देखो, मान लो ये डायग्राम आ जाएगा और इस डायग्राम में तुमसे पूछ लेंगे ये बताओ क्या है, तो ये स्पोर हैं। बैक्टीरिया भी स्पोर बनाते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि यार स्पोर हमने प्लांट्स में पढ़े हैं, फंजाई में पढ़े हैं, एल्गी प्लांट्स में आते हैं उनमें भी पढ़े हैं, बट डू रिमेंबर बैक्टीरिया भी अनफेवरेबल कंडीशंस आने पर स्पोर्स के अंदर खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली नहीं बनाते। नॉर्मली वो क्यों बनाएंगे? नॉर्मली तो वो डिवाइड करते रहते हैं और नई सेल्स बनाते रहते हैं, अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। बट अनफेवरेबल कंडीशंस आने पर कोई भी बैक्टीरिया स्पोर बना सकता है। ठीक है, देन स्पाइरिला का एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ट्रिपोनेमा पैलिडम। एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है
बट जब तुम 12th में STDs पढ़ते हो ना, STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उसमें एक डिजीज है सिफिलिस, उसका पैथोजन है ये, ठीक है। एंड विब्रियो का एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखना है, विब्रियो कॉलेरी। इसके नाम में कॉलेरी क्यों आया? क्योंकि इससे जो डिजीज होती है उसका नाम है कॉलेरा। कॉलेरा इज हैजा, सुना है क्या आपने? आपने नहीं सुना होगा, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना। पहले के टाइम में ना, जब लोग गाँवों में रहते थे, एक ही कुएं का पानी पीते थे जनरली, तो हैजा बहुत तेजी से पूरे गाँव में फैल जाता था, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये पानी को कंटामिनेट कर देता है, और उस पानी को अगर सब जो भी लोग हैं वो पी लें, कंज्यूम कर लें, तो उनमें क्या शुरू हो जाता है? GIT सिकनेस, एलिमेंट्री कैनाल में प्रॉब्लम आ जाती है, इंटेस्टाइनल डिजीज है, और लूज मोशंस, वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो अब पहले इतनी एंटीबायोटिक्स तो होती नहीं थी, तो डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग, पूरे के पूरे गांव में कई लोग मर जाया करते थे। तो हैजा बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, बट बाद में एंटीबायोटिक्स आई गए तो इनको मारना हमारे लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो जस्ट ऐसे कुछ स्टोरीज या एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखोगे ना, तो डाइवर्सिटी को पढ़ने में मजा आएगा और याद भी रहेगी, ठीक है। ये चारों एग्जाम्पल NCERT में लिखेंगे, मैं वही एडिशनल चीज़ें लिखवा रही हूँ जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें, लो भाई नेक्स्ट क्या लिखा है। अब हमने क्या पढ़ा? हमने बैक्टीरिया का हैबिटेट देखा, हमने शेप ऑफ सेल देखा। अब जरा इनमें न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया खाना कैसे खाते हैं। भाई सेल्स है ना, तो जिंदा रहने के लिए ATP चाहिए, ATP बनाने के लिए खाना चाहिए। तो बैक्टीरिया के लिए एक बहुत स्पेशल बात यहाँ पर लिखी है, हाईलाइट करना, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, प्रोकैरियोटिक सेल, अब नहीं पढ़ना दोबारा, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है इनका, बहुत तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं ये। देखो आगे क्या लिखा है, कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। PYQ है, नीट में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया हुआ है ये, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा तरह तरह की जो मेटाबॉलिज्म के तरीके हैं वो आपको बैक्टीरियल सेल्स में मिलेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे आपको 5 तरह के, 2 तो ऑटोट्रॉफ में बताए थे, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, और 3 हेट्रोट्रॉफ में बताए थे, सेप्रोफाइट, पैरासाइट और होलोजोइक। तो बैक्टीरिया के पास ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, बस होलोजोइक नहीं होता। भाई प्रेडेटर्स नहीं होते बैक्टीरिया, छोटी सी सेल है, किसका शिकार करेगी? तो प्रेडेटर्स नहीं है। बाकी बैक्टीरिया पैरासाइट भी हैं, कुछ बैक्टीरिया सेप्रोफाइट हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक हैं, और कुछ प्लांट्स की तरह हरे हैं यानी फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखा हुआ है NCERT में, बिकॉज सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। जैसे मान लो अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लेंगे कि बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट, व्हाई। तो आपको ये आंसर लिखना है, क्योंकि बैक्टीरिया में वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। कौन कौन से? या तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में भी 2 तरह का ऑटोट्रॉफ है इनके पास, या तो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं या सीधा केमिकल्स को यूज करते हैं, ठीक है। दोनों ऑटोट्रॉफिक में आएगा, बट अलग अलग है, अभी बताऊंगी कैसे। और या फिर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ है, ये बहुत लिमिटेड है, ये बहुत लिमिटेड एग्जांपल है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है? हेट्रोट्रॉफ है। देखो नीट में ये छोटी छोटी चीजें उठाते हैं आजकल NCERT से, 2 स्टेटमेंट दे देंगे, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ या मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ मतलब दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड। अगर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है तो पैरासाइट की बात हो रही है, अगर डेड पर डिपेंडेंट है तो सेप्रोफाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में 4 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, 2 ऑटोट्रॉफिक, 2 हेट्रोट्रॉफिक। अगर आपको इसे चार्ट के थ्रू याद रखना है तो आप एक चार्ट भी बना लेना कि भाई ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, हेट्रोट्रॉफिक में पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक। इन दोनों की डेफिनेशन तो कल ही सीख ली थी हमने, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लो। फोटोसिंथेसिस तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो। फोटोसिंथेसिस का मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सोलर एनर्जी को अपने यूजफुल फॉर्म में बदलना और उससे फिर खाना बनाना, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, ये भी करते हैं, बट इनके पास जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्लांट से थोड़े अलग हैं। मैंने आपको बताया था जब सेल चैप्टर पढ़ाया था, तब कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? प्रोकैरियोट है ना। तो क्या बैक्टीरिया में मैं प्लांट्स की तरह क्लोरोप्लास्ट बनाऊं क्या?
ऐसे ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड ये सब बनाऊं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अब पुराने बेसिक्स नहीं भूलने हैं आपको। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है तो बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आएगा भाई? क्लोरोप्लास्ट तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते ही नहीं है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया के जो पिगमेंट्स हैं वो प्लास्टिड्स में नहीं होते। चाहे से बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है बट बैक्टीरिया में प्लास्टिड्स नहीं होंगे, तो फिर पिगमेंट कहाँ होंगे? आई हैव टोल्ड यू कि बैक्टीरिया में जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सेल वॉल भी है, ग्लाइकोकैलिक्स भी है, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस निकले रहते हैं। अंदर की तरफ कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं, जिनमें से कुछ को तो हमने कहा था मीजोजोम्स, जिनके पास एंजाइम्स थे, और बाकी कुछ को हमने नाम दिया था क्रोमैटोफोर्स। ये रहे क्रोमैटोफोर्स या थाइलेकॉइड्स। ठीक है, अब जिसका बिल्कुल साफ हो चुका है ना दिमाग से कि यार ये भी कभी पढ़ा था क्या, वो ज़रा जाके देखना पुराने सेशन, सेल वाले सेशंस में, जहाँ पर मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाया था, वहाँ मिल जाएंगे ये तुम्हें। ठीक है, और ऐसे भूलना नहीं है, चीज़ों को रिवाइज करते रहो जिससे याद रहे। तो बैक्टीरिया के पास जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ होते हैं? कुछ मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स में होते हैं, जिनको कहते हैं क्रोमैटोफोर या थाइलेकॉइड। और बैक्टीरिया के जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, सिंपल। तो जिनके पास भी ये हैं वो हरे कलर के होंगे और वो सनलाइट से अपना खाना बना लेंगे। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है? बीजीए, साइनोबैक्टीरिया कहते हो जिसको आप। और भी हैं, नॉट ओनली बीजीए, एक और ग्रुप होता है पर्पल सल्फर, सल्फर बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिख देती हूँ, सल्फर बैक्टीरिया, इसको तुम पूरा लिख लेना, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर। देन अब कीमोसिंथेसिस क्या होता है भाई? कीमोसिंथेसिस नाम से लग रहा है हमको कि केमिकल्स को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। इनको सनलाइट भी नहीं चाहिए खाना बनाने के लिए, ना इनको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, कुछ भी नहीं चाहिए, ना इनको सनलाइट चाहिए। तो फिर ये खाना कैसे बना रहे हैं? ये बच्चों बहुत ही स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं। आप लोगों ने अगर नाइन्थ में ही था, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा एक, अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी थोड़ी बहुत भी, तो उस नाइट्रोजन साइकिल में कुछ स्टेप्स आते हैं, नाइट्रिफिकेशन, है ना। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया जो अमोनिया है उसको यूज करके नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है ना, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो उनका खाना है। वो बैक्टीरिया अमोनिया को या नाइट्रेट को या नाइट्राइट को अपने लिए यूज कर लेंगे। सोचो, इन्हीं से इनको एटीपी प्रोडक्शन हो जाएगा। ये सब इनऑर्गेनिक है क्या? केमिस्ट्री की इतनी बेसिक नॉलेज तो है ना तुम्हें, ये ऑर्गेनिक तो नहीं है, इनऑर्गेनिक है। तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उन केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं और उसी से खुद के लिए एटीपी बना लेते हैं। ना कोई इनको सनलाइट चाहिए, ना कोई इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हमेशा ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना है। बीजीए फोटोसिंथेटिक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि आप पढ़ोगे आगे, नाइट्रोसोमोनास, अभी तुम क्वेश्चंस करोगे ना तो हो सकता है ऑप्शंस में मिल जाए, या नाइट्रोबैक्टर, ये सब क्या हैं? ये सब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जैक्ट लाइन लिखी है, एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे हम। ओके, देन ये तो बता ही दिया मैंने तुमको, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइट। अच्छा, एक और चीज़ देखो, यहाँ सेप्रोफाइट में मैंने लिखा है ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ लिखा है इनऑर्गेनिक मैटर। ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना, ये सब जो मिनरल साइकिल्स होते हैं उनमें यूजफुल होते हैं। तो मिनरल्स तो सब इनऑर्गेनिक ही हैं, तो ये तो अपना खाना लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल से। लेकिन जो सेप्रोफाइट्स हैं वो डेड बॉडी पे ग्रो कर रहे हैं। डेड बॉडी सेल की बनी थी, सेल में क्या है? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ये अपना खाना किससे ले रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर से। उसको बाकायदा डाइजेस्ट करेंगे, फिर जो जूस बनेगा उसको सक करेंगे। ठीक है ना। तो दोनों में केमिकल्स यूज हो रहे हैं, बट यहाँ पर एक डेड बॉडी, डिकेइंग मैटर, पत्तियाँ, टहनियाँ, ये सब चाहिए इनको, और यहाँ पर इनको सिंपली मिनरल्स चाहिए अपने नरिशमेंट के लिए, मिनरल्स या उनके कंपाउंड्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बैक्टीरिया में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्यों है, दैट इज क्लियर। ये जो भी पॉइंट्स बताए मैंने सब अभी आगे आने वाले हैं। ठीक है, बढ़ें आगे। हाँ जी, देन अब बैक्टीरिया को आपके एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ के बाद सीधा आर्की बैक्टीरिया दे रखा है। तो एक बार आपको बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन समझ लेना है कि बैक्टीरिया का जो किंगडम है, मोनेरा किंगडम, उसको 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया।
कैसे किया? बहुत आसान है। जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं उनका ग्रुप बना दिया आर्की बैक्टीरिया, जो कार्ल वुज ने अलग कर दिया है कि भाई इसका तो किंगडम बनाओ, इतना अलग है ये बाकी सबसे, ठीक है। ये हो गए आर्की बैक्टीरिया या एंशिएंट। आर्कियोलॉजी होता है ना, पुराने ज़माने की चीज़ें, पुराने टाइम की, एंटीक, तो ये एंटीक बैक्टीरिया हैं जो अब तक दुनिया में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरे आ गए हमारे चारों तरफ प्रेजेंट बैक्टीरिया, जो कि हो गए ट्रू बैक्टीरिया। अब इन ट्रू बैक्टीरिया में तीनों आएंगे बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ये जो यू बैक्टीरिया हैं जो कि ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं, उनमें फोटोसिंथेटिक यानी साइनोबैक्टीरिया भी आएंगे, इनमें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी आएंगे और इनमें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आएंगे। तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर ये यू बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और तीसरा ग्रुप अलग कर दिया वो बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल ही नहीं है, उनके ग्रुप का नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में तो सेल वॉल होती है, पर पता है इन दोनों के सेल वॉल में भी अलग अलग चीज़ें हैं। यू बैक्टीरिया मतलब जो अभी तक हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं ना, म्यूरिन्स की सेल वॉल, वो होती है इनके पास। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में और भी टफ केमिकल्स होते हैं, जैसे स्यूडोम्यूरिन्स होते हैं या कुछ और केमिकल्स होते हैं जो इनको इतने स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो समझ में आया, क्लासिफिकेशन मेनली सेल वॉल के बेसिस पर कर लिया। जिनकी बहुत रेजिस्टेंट सेल वॉल है वो आर्की बैक्टीरिया हो गए, समझ रहे हो। जिनकी बहुत रेजिस्टेंट सेल वॉल है वो आर्की बैक्टीरिया हो गए, जिससे कि वो उस कंडीशन में रह सके। जिनकी म्यूरिन्स की सेल वॉल है वो कौन हो गए? वो हो गए सब यू बैक्टीरिया। और जिनमें सेल वॉल है ही नहीं वो हो गए माइकोप्लाज्मा, ओके। और इस यू बैक्टीरिया को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स में। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बीजीए, इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अभी पढ़ा हमने। और हेट्रोट्रॉफ्स में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, मैनी। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा कौन है? ये वाले हेट्रोट्रॉफ, अभी अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, उसमें एनसीईआरटी में उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? अगर हाई टेम्परेचर में रह रहे हैं तो देखो थर्मो एसिडोफाइल्स। एसिडो इसलिए क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में रहने के साथ साथ अगर एसिडिक पीएच है पानी की तो उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो दैट्स वाई थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। अगर सेलाइन कंडीशंस में रह रहे हैं तो हेलोफाइल्स। देखो ध्यान रखना, बायो में कहीं भी हेलो वर्ड आए ना तो वो सेलाइन के रेफरेंस में आता है। जैसे वो प्लांट्स जो सेलाइन कंडीशंस में रह सकते हैं उनको कहते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हेलोफाइल्स, थोड़ा सा ही फर्क है, हेलोफाइट्स और हेलोफाइल्स, ठीक है। और तीसरा ग्रुप, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो बायो के कई चैप्टर्स में दोबारा आने वाले हैं, मिथेनोजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है ये बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाते हैं। यस, बायोगैस प्लांट पढ़ा है, बायोगैस में इन्हीं बैक्टीरिया को यूज करते हैं हम, मिथेनोजन्स, ठीक है। क्योंकि बायोगैस मेनली कौन सी गैस है? मीथेन गैस है, 9-10 में पढ़ रखा है इतना तो, ओके। तो ये इसमें सारे बैक्टीरिया इंक्लूड हो गए जो जो आपकी एनसीईआरटी में। ये मैंने एक अलग से लिखा हुआ है एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में, सॉरी दिस इज एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है? हालांकि अब ज्यादा नहीं दिखेगा तुम्हें ऑप्शंस में, हो सकता है कोई पीवाईक्यू करते वक्त इक्का दुक्का एक जगह मिल जाए। तो एक्टिनोमाइसिटीज ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बच्चों क्योंकि जो माइसिटीज वर्ड है ना, ये आप फंजाई किंगडम में पढ़ोगे, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तो हमें लगता है यार एक्टिनोमाइसिटीज भी कोई ना कोई फंजाई होगा, नहीं। इसका कॉमन नेम भी रे फंगस है, लेकिन एक्चुअली ये फंगस नहीं है, ये दिखते फंगस की तरह है, नेटवर्क की फॉर्म में, थ्रेड्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं इस तरह से। बट ऐसे छोटी छोटी सेल्स हैं जो इस तरह से अरेंज रहती हैं, ठीक है। बट जब इनके सेल को हम स्टडी करते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, दे आर बैक्टीरिया, ठीक है। हमने पढ़ा था ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके, विच फॉर्म कॉलोनीज एज अ फंगल नेटवर्क, इसलिए इनका नाम एक्टिनोमाइसिटीज पड़ा। तो बाई चांस कोई 0.1% प्रोबेबिलिटी है अगर मोनिरा किंगडम में लिखा हुआ आ जाए कि भाई एक्टिनोमाइसिटीज इसी किंगडम में है क्या, तो यस बिल्कुल, ये माइसिटीज नहीं है, ये फंजाई नहीं है, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, ठीक है, क्लियर। अदरवाइज ये चॉइस है, नहीं भी याद रखो तो ये आपको मेनली याद रखना है। अब देखते हैं फटाफट एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है इनके बारे में। मोस्ट ऑफ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आर्की बैक्टीरिया, these bacteria are very special since they live in most harsh habitat। कौन से हार्श हैबिटेट? 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। अगर सॉल्टी एरिया में रह रहे हैं तो हेलोफाइल्स, अगर हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं तो थर्मोएसिडोफाइल्स, और अगर मार्शी एरिया में रह रहे हैं तो मिथेनोजन्स। समझते हो क्या मार्शी एरिया? मार्श का मतलब है सिंपली दलदल, बहुत सारे नाम है इसके, इसको आप मार्शी कह सकते हो, लिख लेना आप, इसको आप मडी एरिया कह सकते हो,
इसको आप स्वैम्पी एरिया कह सकते हो, कुछ भी आ जाएगा ऑप्शंस में, ठीक है। सबका मतलब क्या है, दलदल। जो दलदल होता है वो कैसा होता है बच्चों, बताओ दलदल कैसा होता है, पता है आपको दलदल का एक नेचर? कीचड़ जो है, दलदल, वहाँ पे बहुत सारा पानी भरा रहता है मिट्टी में, तो इतना ज़्यादा पानी भर जाता है वहाँ पे कि एयर के लिए जगह ही नहीं बचती, ठीक है। नॉर्मली प्लांट्स, हम बोलते हैं ना कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो मिट्टी दलदल बन जाएगी और उस दलदल में प्लांट्स की रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी वो, और प्लांट खत्म हो जाएगा। तो बहुत लिमिटेड प्लांट्स ऐसे हैं जो मार्शी एरिया में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से उस मार्शी सॉइल में जो बैक्टीरिया रह सकते हैं ना, वो कैसे होने चाहिए बताओ, वो होने चाहिए एनारोबिक, क्योंकि वो कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, ना के बराबर ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर जाएं। तो मिथेनोजन्स एक ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जो क्या है, जो कि एनएरोबिक हैं। दलदल में कैसी कंडीशंस होती है, एनएरोबिक कंडीशंस होती हैं, ऑक्सीजन ना के बराबर होती है, क्योंकि मिट्टी में बहुत पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इससे आपको मिथेनोजन्स का एक नेचर याद होना चाहिए कि मिथेनोजन्स एनारोबिक हैबिटेट के लिए अडेप्टेड हैं, ठीक। तो अब मिथेनोजन्स के बारे में और क्या लिखा है, अच्छा चलो मिथेनोजन्स पे बाद में आएंगे, पहले एक जनरल लाइन लिखिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ, देखो आ गया ना, क्या अलग है इनमें बाकी बैक्टीरिया से, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी सेल वॉल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के काबिल बनाती हैं। अब बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं बच्चों, आपकी बुक में कोई वेरिएशन दिया नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ एक एग्जाम्पल कि जैसे मिथेनोजन्स जो हैं उनमें स्यूडोम्यूरिन्स होती हैं। मिथेनोजन्स हैज़ स्यूडोम्यूरिन्स इन सेल वॉल, ये कभी कभार पूछा गया है नीट में, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, स्यूडोम्यूरिन्स इन सेल वॉल। अदरवाइज तुम इतना सा भी याद रख लोगे ना कि भाई आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया से अलग है, तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। अब इन्होंने सेल वॉल तो लिख दिया है, बट यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट और लिखना, एंड ये तो सेल वॉल के बारे में हो गया, ये तो किसके बारे में हो गया, सेल वॉल के बारे में। सेल मेम्ब्रेन में भी, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा लेमा बोलते हो जिसको आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी नॉर्मल बैक्टीरिया से थोड़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड चेन्स होती हैं लिपिड्स की, पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, ब्रांचिंग हो जाएगी तो वो स्ट्रक्चर को और मजबूत बना देगा लीनियर के कंपैरिजन में, तो वैसे ही इनके पास भी लिपिड्स की कुछ ब्रांच चेन्स होती हैं जो इनको और मजबूत बनाती हैं। तो अगर तुम ये देखना, आया हुआ है ये 2-3 बार PYQ है लास्ट 10 ईयर्स में कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, तो ऑप्शंस में सेल मेम्ब्रेन दिया होता है। अगर सेल दोनों दिए तो दोनों चूज कर लो, ऐसा नहीं होगा कि एक में सेल वॉल दे देंगे एक में सेल मेम्ब्रेन दे देंगे, क्योंकि दोनों ही डिफर करते हैं, ठीक है। और अगर देंगे अलग अलग तो फिर बोथ ऑप्शन देंगे। डन, समझ में आ गई ये लाइन। अब इन तीनों की डिटेल हमें नहीं पढ़नी, सिर्फ मिथेनोजन्स के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताएं। क्या बताएं भाई, देखो मिथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। अब फिर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अभी तो लिखा था मार्शी एरिया में होते हैं, अब लिख दिया गट में होते हैं। गट समझते हो ना, गट मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारी इंटेस्टाइन, तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन को मिलाकर गट कह सकते हैं। गट इज अ कॉमन वर्ड जो कि किसके लिए यूज होता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ना कि मिथेनोजन्स मार्शी एरिया में तो होते ही होते हैं, प्लस मिथेनोजन्स रूमिनेंट एनिमल्स की गट में भी होते हैं। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रूमिनेंट एनिमल्स क्या होता है, ये पता है क्या सबको? हाँ, ये पता है क्या कि रूमिनेंट एनिमल्स क्या होता है? एक मिनट, बाद में तुम देखोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। रूमिनेंट एनिमल्स पता है? नहीं पता? रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जिनके स्टमक में रूमेन नाम का चैम्बर हो, रूमेन चैम्बर इन स्टमक। सबने देखा होगा गाय भैंस को जुगाली करते हुए, देखा है क्या? रूमेन चैम्बर इन स्टमक, जुगाली करना मतलब, अच्छा ये तो सबने देखा है कि जब हम गाय वगैरह को खाना खिलाते हैं, कोई गाय आती है तो खूब सारा खा लेती है वो एक बार में, खूब सारा जितना आप खिलाओगे और जहाँ जहाँ मिलेगा, फिर वो जाकर एक जगह बैठ जाती है और च्यू करती रहती है। क्या च्यू कर रही है वो? अब एक्चुअली ये जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, स्पेशली कैटल्स जो हैं, जिनकी बॉडी को बहुत फूड चाहिए, तो ये इनके लिए नेचर ने क्या किया, इनके स्टमक में ना चैम्बर्स बनाए हैं। तो ये क्या करते हैं, जब हम खाना खिलाते हैं तो उस खाने को रूमेन में डालते रहते हैं अपने, ठीक है।
और फिर क्या करते हैं, फिर जब एक जगह पर बैठ जाते हैं तो उस रुमेन से रीगर्जिटेट करते हैं, फूड को वापस मुंह में लाते हैं, च्यू करते हैं और फिर दूसरे चैम्बर में ले जाकर उसको इंटेस्टाइन वगैरह से पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसलिए इन एनिमल्स को रुमिनेंट एनिमल्स बोला जाता है। ओके, तो जो रुमिनेंट एनिमल्स हैं, कौन रुमिनेंट एनिमल्स कौन है, काउज हैं, बफेलोज हैं, इनके गट में ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं भाई, अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, तो मैंने इसलिए बताया जिससे आपको रुमिनेंट एनिमल का मतलब समझ में आ जाए। अब इनकी गट में ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया उनको बीमार नहीं कर रही, ये बैक्टीरिया उनके दोस्त हैं। कैसे दोस्त हैं, यहाँ क्या लिखा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। इन्होंने दिया नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको कि ये क्यों रह रहे हैं। ये इनकी गट में क्या करते हैं बच्चों, सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गट में रहकर क्या कर रहे हैं, सेल्यूलोज डाइजेशन हो रहा है मिथेनोजेंस के थ्रू। हम कर सकते हैं क्या सेल्यूलोज का डाइजेशन, बताओ। जब तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें आता है कि ह्यूमन बींग्स में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन कैटल्स तो खा ही सारा कच्चा खाना रहे, रॉ फूड रहे हैं। हम जब फूड को कुक करते हैं ना तो जनरली सेल्यूलोज डिकम्पोज हो जाता है, बट ये सब खा रहे हैं घास वगैरह, तो इतना सारा सेल्यूलोज वेस्ट तो हो नहीं सकता। तो इनमें नेचर ने क्या डाल दिया, इनकी गट में नेचर ने कहा मिथेनोजेंस तुम वहाँ जाके रहो, उनको सेल्यूलोज डाइजेशन करके देना और उसके बदले में इनका थोड़ा खाना तुम खा लेना। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ है सिंपली। तो मिथेनोजेंस क्या कर रहे हैं, गट में रह के सेल्यूलोज डाइजेशन कर रहे हैं और उसके बदले में खाना भी खा रहे हैं। तो ये किस तरह का रिलेशन हुआ, इस तरह के रिलेशनशिप्स को बायो में कहते हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोन्ट्स। ठीक है, बहुत जगह आएगा, कई चैप्टर्स में अभी ये वर्ड आएगा। जो बच्चे ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है सिम्बायोटिक क्या होता है, इतना कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो अब हमेशा के लिए अपनी वॉकेबुलरी में इस वर्ड को ऐड कर लो, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट। सिम्बायोटिक का मतलब म्यूचुअल बेनिफिट। कोई दो ऑर्गेनिज्म अगर एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। तो मिथेनोजेंस प्लस रूमिनेंट एनिमल्स एक दूसरे के लिए क्या हैं, सिम्बायोन्ट्स हैं। मिथेनोजेंस क्या कर रहे हैं, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करके देंगे और उसके बदले में कैटल्स का खाना थोड़ा सा खा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई, मतलब उससे अपने लिए एनर्जी बना लेंगे। क्लियर, तो ये मिथेनोजेंस की कहानी है। और ये जो लास्ट में लिखा है इन्होंने कि भाई मिथेनोजेंस से हम बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, ये क्या दिया, ये मिथेनोजेंस की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस दे दी तुमको कि जब हमें पता चला कि यार काऊ के गट में तो मिथेनोजेंस रहते हैं, मिथेनोजेंस मीथेन गैस बनाते हैं और मीथेन गैस इन्फ्लेमेबल है, हम उसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अगर तुम सोचो बैक्टीरिया गट में रहते हैं तो गट के साथ वो फीकल मैटर में भी तो जाते होंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें भी तो होते होंगे, उसको आप डंग कहते हो ना, काऊ डंग, गोबर। ठीक है, तो उस डंग में बहुत सारे मिथेनोजेंस होते हैं। तो हमने उस डंग को इकट्ठा किया, एक बायोगैस प्लांट बनाया और उसमें उस डंग को डाल दिया और बंद कर दिया, टाइटली पैक। क्यों, क्योंकि मिथेनोजेंस एनारोबिक हैं, वो मल्टीप्लाई करने लगेंगे, उस डंग को डिकम्पोज कर, मतलब उस डंग के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस दौरान क्या होगा, उस डंग को यूज़ भी करेंगे और मीथेन गैस बनेगी और हमने उसको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, मीथेन गैस, बायोगैस जो है उसमें मेजर मीथेन होती है प्लस कुछ एडिशनल गैसेस भी होती हैं, जैसे H2S होता है, थोड़ा बहुत CO2 वगैरह होती है। ठीक है, वो सब आप बाद में पढ़ोगे, 12th में आएगा, बायोगैस प्लांट दोबारा आएगा। ओके, समझ में आ गया। कहने के लिए देखो NCERT की 6 लाइन्स हैं, बट कितनी सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। अब ऐसे पढ़ना होता है NCERT, और तुम क्या करते हो, बस रीडिंग करते रहते हो, समझ में ही नहीं आता, रटने लग जाते हो इन लाइन्स को। रटने से नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट देखो उसके पीछे क्या छुपा है, तब जाके आप NCERT पे कमांड पाओगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात आप लोगों को। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, सब ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक और चीज़ नोट की क्या तुमने कि ये मिथेनोजेंस क्यों रह पा रहे हैं गट में, हमारी गट में भी एनारोबिक कंडीशन है बच्चों। हमारी बॉडी तो एरोबिक है, लेकिन हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, बीच में से तो हॉलो चैम्बर है ना, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सेल्स कहाँ है, उसकी वॉल पे, बीच में से तो सब हॉलो है ना, तो वो जो हॉलो स्पेस है वहाँ पे तो मिनिमम ऑक्सीजन है, तो वो भी एनारोबिक कंडीशंस ही हैं। हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बायो में कि कोई भी पैथोजन अगर हमारा इंटेस्टाइनल पैथोजन है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, कोई वॉर्म हो, तो वो एनारोबिक होना चाहिए। हमारी इंटेस्टाइन में, स्टमक में हमारी हो, कैटल्स की हो, किसी भी मैमल की हो, वो तभी रह सकता है पैथोजन जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जानता हो। अगर वो एरोबिक है तो वो हमारी इंटेस्टाइन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इतनी ऑक्सीजन ही नहीं है कि वो वहाँ जिंदा रह ले। ठीक है, तो एनारोबिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपने क्या क्या सीखा,
समराइज कर दूं क्या, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मिथेनोजेंस में हमने देखा कि क्योंकि ये एनारोबिक हैं तो ये मार्शी एरिया में रह सकते हैं, है ना। कहाँ रह सकते हैं, ये मार्शी एरिया में रह सकते हैं, ये काऊ के गट में रह सकते हैं, गट ऑफ कैटल्स, गट ऑफ रूमिनेंट्स में रह सकते हैं क्योंकि यहाँ भी एनारोबिक कंडीशन है, और ये बायोगैस प्लांट में भी हम इन्हें यूज़ करते हैं जो कि एनारोबिक है। वहाँ पे हम एनारोबिक चैम्बर में बायोगैस बनाते हैं क्योंकि ये खुद एनारोबिक है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एनारोबिक होते हैं। समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो चलो आज के सेशन में तो भाई हम आर्की बैक्टीरिया पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को किंगडम मोनेरा कंप्लीट कराऊंगी। जो बाकी के 2 ग्रुप्स हैं हमारे, कौन से 2 ग्रुप्स रह गए, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, इनके बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके।